वहां से पाकिस्तान के सॉइल से लोग यहाँ पर आते हैं, हमारे यहाँ पे टेररिस्ट आते हैं और उन्होंने किया। तो ये जो एक्सट्रापोलेशन उस चीज के कारण किया है। जहां तक ताल्लुकात ये उफा के बाद में था, वहां पे एक बड़े अच्छे माहौल में बात की गई थी, जहां पे एक इशू बेस्ड मीटिंग नहीं थी। वो मीटिंग जो थी एक डिप्लोमेटिक कर्टसी के तौर के ऊपर, और वहां से स्टार्ट पॉइंट हुआ था कि हमारे एनएसए आपके उनसे मिलेंगे, आपके जो हमारे डीजी बीएसएफ है आपके रेंजर्स के डीजी से मिलेंगे। लेकिन जब सजाद साहब वापस गए, उन्होंने जो बयानात वहां पे किए वो टोटली अलग थे जिस स्पिरिट में जो उफा में बात हुई थी। इस कारण ये थोड़े से जो रिलेशनशिप्स हैं वो सार हो जाते हैं। अच्छा सर, आपने कहा जैसे कि शुरुआत कर रहे हैं माजी के वाकयात की वजह से, आपने कहा जो एक्स्ट्रापोलेशंस हैं, माज़रत के साथ पाकिस्तान की भी कुछ इस हवाले से शिकायत रही हैं। जो मिस्र में शर्म शेख में मुलाकात हुई थी मनमोहन साहब की और गिलानी साहब की, उसमें बलूचिस्तान के हवाले से सबूत दिए गए थे। फिर मनमोहन सिंह साहब पर बड़ी तनकीद भी हुई थी जब वो भारत वापस गए। इसके अलावा आपने अगर हालिया तौर पर देखा हो कि स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ से लंदन में बाकायदा तौर पर यह बयान सामने आया कि हमने एक विटनेस के साथ ये मालूमात शेयर की हैं कि ये बताया गया है कि पाकिस्तान में जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, जिसके खिलाफ या यहाँ पर जो एक ऑपरेशन भी जारी है, जो एहतजाज भी करते रहते हैं, उनकी फंडिंग वहाँ रॉ की तरफ से हुई है। मगर इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर क्रिकेट की वो कैंसिल कर देना या इस किस्म के मामलात या ताल्लुकात ख़राब करना इंडिया की तरफ से हो रहा है। हालांकि अभी तहकीकात भी नहीं आई। मैंने अभी 3 मिसालें बताई हैं। समझौता एक्सप्रेस का वाकया हो, मलीगांव बॉम्बिंग का वाकया हो, हैदराबाद की मक्का मस्जिद का वाकया हो, इन सब के भी फौरन बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा था, बाद में आरएसएस साबित हुई या फिर कोई और तंजीम साबित हुई। तो हिस्ट्री से ये नहीं सबक सीखना चाहिए कि फौरन इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, तहकीकात का इंतजार करना चाहिए? आपकी राय जो है बिल्कुल आपकी राय है और हो सकता है दुरुस्त है। लेकिन मैं जब एक्स्ट्रापोलेशंस की बात कर रहा हूं, जब एक तरफ जो है हम जो है अपना बस वहां पे जाके डिप्लोमेसी कर रहे हैं और दूसरी तरफ द गैंग ऑफ 4 वो आके हमारे यहाँ पे कर रहे हैं, ये इसके कारण एक बहुत बड़ी चीज जो आ गई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, हमारी तरफ से जो ट्रस्ट डेफिसिट है। मैं आपको ये साफ लफ्जों में कहना चाहूंगा कि जो आवाम है, पाकिस्तान के लोग हमारे यहाँ आते हैं, बड़ी अच्छी अपने माहौल में मिलते हैं। हमारे लोग वहां जाते हैं, खा वो क्रिकेट का मैच देखने जाते हैं। वहां पे कई लोग, मैंने सुना है, जब चाय पीने के लिए बाहर जा रहे, कहते हैं आज आप हिंदुस्तान से हैं, आपसे हम पैसे भी नहीं लेंगे। जो नॉर्मल आवाम है वो उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वो सब चाहते हैं कि अच्छे ताल्लुकात हों। लेकिन कुछ एक कार्रवाइयां ऐसी हो जाती हैं जिसके कारण ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। ये लेटेस्ट उफा का जो है, वहां पे बड़ा अच्छा स्टार्ट था, ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि ये जो डिप्लोमेटिक तार है ये दोबारा प्लग इन हो जाए और दोबारा कनेक्शन इसमें शुरू हो जाए। लेकिन जैसे ही आपके जो वहां पे मिनिस्टर गए आपके वापस, उन्होंने जो बयानात दिए दे वर टोटली कॉन्ट्ररी टू द स्पिरिट जिसके तहत जो वहां पे बातचीत हुई थी। तो क्या हुआ, वो ट्रस्ट डेफिसिट हो गया। अगर ये के साथ ये बिल्कुल अधरविंद है यहाँ का जो तासुर है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये कहा गया था कि जी कश्मीर को लेकर हर बात की जाएगी, कश्मीर को एक तरफ रखा नहीं जाएगा। मिनिस्टर साहब की तरफ से ये बयान दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तान में तासुर यह है कि जैसे ही ओफा का वाकया हुआ, जो ना सिर्फ कंट्रोल लाइन पर बल्कि जो पाकिस्तान की वर्किंग बाउंड्री है उसकी भी खिलाफ वर्जी भारतीय फौज की तरफ से शुरू कर दी गई थी, जिसकी वजह से भी बहुत ज्यादा तनाज़ात हो गए थे। जो इंप्रेशन है वो बिल्कुल अलग है उस तरफ और इस तरफ। नहीं, आप देखिए, कश्मीर के मसले के बारे में कोई भी जो है बात हुई नहीं थी बिल्कुल भी वहां पर, और उसको जाते ही वहां पे कहना कि कश्मीर के बगैर कोई बातचीत नहीं होगी, आपने फुल स्टॉप लगा दिया। क्या वो बात दुरुस्त है? जब जिस मसले पे कोई बात ही नहीं हुई है, पैरामीटर्स वर लेड डाउन कि हम जो ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, तो उस वक्त जो है ये कश्मीर के मसले को थोड़ा साइड पे रखना चाहिए था। लेकिन आपने जाते ही वहां पे जो है सारा का सारा जो बोल दिया। ठीक है, आपकी फिलॉसफी है, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जितना भी वहां पे गरम जोशी के साथ हाथ मिलाया गया,
वो ठंडा पड़ गया। पर साहब मगर आप समझते हैं कि जो वजीर हैं वो उनके जो बयानात हैं, एक तो एक हिस्टोरिक पोजीशन है पाकिस्तान की कश्मीर के हवाले से, उसके बाद तो अगर वज़रा के बयान की वजह से आप समझते हैं, और वो भी जो डोमेस्टिक मीडिया को बयानात दिए गए हों उसकी वजह से अगर आप समझते हैं मामला ठंडा पड़ गया, तो भारत में तो वजीर की तरफ से यह भी कहा गया कि हम टेररिज्म का जवाब टेररिज्म से देंगे। भारतीय वजीरों की तरफ से ही नहीं बल्कि वजीर आजम मोदी साहब की तरफ से बहुत ही सख्त बयानात दिए गए हैं। अभी जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो रहे थे उनमें भी वजीर आजम नवाज शरीफ ने, आपके इल्म में होगा कि जब से वो वजीर आजम बने हैं 27 माह में कोई एक बयान ऐसा नहीं है जो उनकी तरफ से इस नोयत का दिया गया हो जो ताल्लुकात खराब करता हो या उनके इलेक्शन से पहले विजन के खिलाफ हो। मोदी साहब तो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए डोमेस्टिक इलेक्शंस में बहुत ज्यादा सख्त बयान दे चुके हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये तो खैर गलत है कि हम टेररिज्म का जवाब टेररिज्म से देंगे, ये आई एम 200% श्योर, ये कभी नहीं हमने कहा, उसका जवाब हम सख्ती से देंगे। ये तो बड़ा मशहूर जुमला है। मैं उम्मीद करता हूं अगर प्रोड्यूसर साहब के पास वो वीडियो मैं आपको वो सुना देता हूं कि टेररिज्म का जवाब टेररिज्म, वो बड़ा मशहूर जुमला है। मगर अगर मेरे साथ रहिएगा जसपाल साहब, मेरे साथ एवीएम शहजाद चौधरी साहब भी मौजूद है, अगर उनका भी मैं मौक़िफ़ आपके साथ साथ मालूम कर लूं। शहजाद चौधरी साहब, पाक इंडिया के उसमें बात हो रही है, आज भारत में वाकया हुआ, इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त किस्म की मजम्मत की गई है कि दहशतगर्दी के ऐसे वाकयात नहीं होनी चाहिए और हम मजम्मत करते हैं। मगर जाहिर है जसपाल साहब भी कह रहे हैं कि जो हिस्ट्री है उसकी वजह से इस किस्म की बातें होती हैं कि पाकिस्तान पर ये शकूक व शुबहात जाते हैं। आप समझते हैं कि माजी के कुछ वाकयात मैंने कोट किए, अगर आप देख रहे थे कि उसकी रोशनी में नताइज आने का इंतजार किया जाना चाहिए, ना कि डायरेक्ट इस किस्म की तनकीद हो जिससे ताल्लुकात बेहतर नहीं हो पाएंगे। देखिए, एक तो यह है कि भारत के अंदर जब भी बदकिस्मती से इस किस्म का कोई वाकया होता है तो उसके फौरन बाद इमीडिएटली वो लोग पाकिस्तान पर इल्जाम धर देते हैं, जब तक कि अभी उनका वो ऑपरेशन भी कंप्लीट नहीं हुआ होता और उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई होती। ये जसवाल साहब जैसे लोग और इस किस्म के लोग जो कि हायर पोजीशंस पे रहे हैं, उनको पता है कि बगैर इन्वेस्टिगेशन के कभी कोई बात नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो गलत साबित हो जाए। जिस तरीके से कि कोस्ट गार्ड का इनका एक बहुत बड़ा मामला था जिसके अंदर इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक कश्ती के ऊपर इल्जाम लगाया और फिर डीजी कोस्ट गार्ड को सैक करना पड़ा क्योंकि उसने झूठ बोला था और वो गलत स्टोरी थी जिसके ऊपर 2-3 खबरें चलती रही। इसी तरीके से जब हम अगर तारीख के पैराए में हर चीज को देखना चाहते हैं तो फिर तो 1971 भी आता है, फिर तो सियाचिन भी आता है, फिर तो ये भी आता है कि भारत बलोचिस्तान के अंदर किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ अमल पैरा है, फिर तो ये भी आता है कि जो अफगानिस्तान के अंदर ग्रुप्स हैं और वो किस तरीके से फाटा में इस्तेमाल हो रहे हैं पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ। और फिर आपने 2-3 मिसालें दी जिस तरीके से कि पाकिस्तान की कुछ जमातों को या कुछ ग्रुप्स को भारत की तरफ से फंडिंग की जाती है, जिसके ऊपर के इंग्लैंड के अंदर इसके ऊपर स्टेटमेंट्स हैं और डिपोजिशंस हैं जो कि अवेलेबल हैं। अच्छा, मुझे क्यों लगता है कि बदकिस्मती से देखिए भारत ये भूल जाता है कि उनके यहाँ कम से कम 33 रिकॉर्डेड ऐसी तहरीकें, ऐसी इंसर्जेंसीज हैं जो एक वक्त चल रही हैं। यानी ये खुद जनरल साहब जानते हैं, ही नोज इट वेरी वेल, ये वहां के रहने वाले हैं, इज फ्रॉम द मिलिट्री, ही नोज के फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द वेस्ट टू पूरा ईस्ट और साउथ की तरफ जाते हुए कम से कम 250 के करीब जिले ऐसे हैं जो कि इस वक्त इंसर्जेंसी के अंदर है। खालिस्तान को अगर इन्होंने, देखिए मोदी साहब की पॉलिसीज बदकिस्मती से ऐसी रही हैं जहां पर इनकी माइनॉरिटीज इनसे एलियनेट हुई हैं, माइनॉरिटीज बहुत तंग हुई हैं। कश्मीर के अंदर देख लीजिए, सिखों के अंदर देख लीजिए, क्रिश्चियंस के अंदर मामलात हुए और इसकी वजह से वहां पर एक इस किस्म का एक जज्बा आना। बहरहाल ये उनके अपने मसाइल हैं और हम ये देखते हैं कि जब भी इस किस्म का वाकया किया जाता है तो उसका कोई ना कोई रिएक्शन आता है, लेकिन उसको पाकिस्तान को मलाइन करने के लिए इस्तेमाल करना बदकिस्मती से एक ऐसा नेगेटिव अमल है। और फिर उसके लिए बेशुमार मिसालें दी जाती हैं कि जी ये हुआ जब बस गई और ये हुआ, भाई वो हो चुका, सियाचिन हो चुका। अगर पाकिस्तान एक बड़ा दिल रख के मूव करने के लिए तैयार है तो आप भी थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाइए, सब्र कर लीजिए, देख लीजिए उसको इन्वेस्टिगेशन। हम मुंबई का मिसाल दी जाती है, मुंबई का वाकया ऐसा था जहां पर पाकिस्तान और भारत को मिलकर उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। आपके यहां सारा एविडेंस है, मुकदमा आप चाहते हैं कि पाकिस्तान चलाए। भाई जब आपके पास सब एविडेंस आपकी तरफ है, आपको जो आदमी को हैंग कर दिया आपने, जिन लोगों की आपने एविडेंसेस लिए उनको पाकिस्तानी डिफेंस लॉयर्स को क्रॉस एग्जामिन करने की इजाजत नहीं है, तो किस तरीके से कौन सा कोर्ट है दुनिया का जो कि उस किस्म की एविडेंस को एक्सेप्ट करेगा जो कि क्रॉस एग्जामिन नहीं होती। ये बेसिक असूल हैं जो वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन क्योंकि नियतों में खराबी है और नहीं आगे मूव करना चाहते तो इसलिए भारत आगे मूव नहीं करेगा। वो बहाने ढूंढेगा आपके ऊपर इल्जाम लगाने के और
یہ کہنے کے کہ پاکستان کی طرف سے یہ خرابی کی جاتی ہے. پاکستان بڑھنا چاہتا ہے, چھوٹا ملک ہوتے ہوئے بھی آپ کے ساتھ بڑھنا چاہتا ہے, لیکن خدا را کچھ آپ بھی تھوڑا سا بڑا دل دکھائیے. جیسا صاحب, آپ انڈین ملٹری کے آرمی کے بڑے ہائی رینک آفیسر رہے ہیں, شہزاد چوہی صاحب پاکستان ایئر فورس کے بڑے ہائی رینک آفیسر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ایسی باتیں بغیر تحقیقات کے نہیں ہوتی, اس لیے ذرا تاریخ سے سبق سیکھتے ہوئے اس طریقے سے الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے. گڈ ایوننگ مارشل, ہاؤ آر یو؟ جی بہت مہربانی جی, ویری ویل, آئی ایم ویری ویل, تھینک یو ویری مچ. ہاں جی, نہیں, آئی ٹوٹلی ایگری کہ ہر چیز کی تحقیقات کے بعد میں ہی جو ہے انفرنسز ڈرا کیے جاتے ہیں, لیکن کئی ایک چیزیں ایسے ہیں جو ڈاٹس آٹومیٹکلی کنیکٹ ہو رہے ہیں, اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے. میں اپنے خود کے ایکسپیرینس سے میں ڈاٹس کو کنیکٹ کر سکتا ہوں, کیونکہ میرے آرمی کمانڈر ناردرن کمانڈ, میرے خود انٹیروگیشنز میرے سامنے پٹ اپ ہوتی تھی, میں پڑھتا تھا ان کو. پوری چیزوں کی ایویڈنس ہے کہ وہاں سے ٹیررسٹ بیسز سے کہاں پر ہیں, کہاں نہیں ہیں. ہمارے پاس صاف وہ لوگ نظر آتے تھے پکٹ سے کہ آج یہاں پہ جو ہے اتنے لوگ اس میں آئے ہیں. اب اس کو اگر پاکستان ڈینائی کرتا ہے کہ نہیں, یہ نہیں, ہم نہیں کر رہے ہیں, تو دیٹ از اے رانگ تھنگ. تو پھر کیا ہو جاتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ بھی پاکستان کا یہ ایک ایجنڈا ہے, نیشنل ایجنڈا. پارڈن می, دس آئی ایم ایکسپریسنگ مائی ویو, کہ پاکستان کا نیشنل ایجنڈا ہے ٹو بلیڈ انڈیا. آپ دیکھیے 78 میں جب ضیاء الحق صاحب نے جو وہاں پہ اس پہ بیان دیا تھا, آپٹوپیک who's an Inca prince, جو فیزز انہوں نے دیے تھے وہ پورا پتہ ہے. ابھی آپ کے مشرف صاحب نے جو کارگل میں کیا وہ سب کو پورا پتہ ہے. دا گینگ آف 4 آپ کو پورا قصہ پتہ ہے. اشفاق حسین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, جنرل عزیز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, بریگیڈیئر مسعود عالم انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ جو 80 بریگیڈ کمانڈر تھے, یہ سب نے جو بتایا ہے. میرا کہنے کا یہ مطلب یہ ہے, دیکھیے بلیم گیم کین کنٹینیو اینڈ ول کنٹینیو اف دا میچور سوسائٹی ہم جو ہیں اس چیز کو, مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہ کریں. کیونکہ کیا ہو رہا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی کاروائیاں ہو رہی ہیں, جتنا بھی کام ہوا ہوتا ہے اس سے خراب ہو جاتا ہے. مجھے بریک کی طرف جانا ہے. شہزاد چوہی صاحب, فائنل کامنٹ اگر آپ دینا چاہیں. دیکھیے میں انہوں نے بہت ساری مثالیں دی. میں ان کے ہاں برکھا دت کی کتاب, پروین سہانی کی کتاب, اس کے بعد وی کے سنگھ جو ان کے اس وقت ڈپٹی منسٹر فارن افیئرز ہیں, ان کی when he was the چیف آف آرمی اسٹاف, ٹیکنیکل سپورٹ ڈپارٹمنٹ یا ڈویژنز کا نام لیا جہاں پر کہ ان کو آرمی فیڈ کرتی تھی جو کہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتے تھے فرام کشمیر. یعنی 2004 کے بعد, 2003 کے بعد ان کے اپنے لوگوں کی انڈین ایکسپریس کی خبریں اور ان کے آرٹیکلز نکال لیجئے شیکھر گپتا کی, اور وہ اس کا کہنا اور ان کے اپنے آرمی لیڈرز کا کہنا. ٹریک 2 کے اندر ان کی ہائرارکیز جو فورن منسٹر سیکرٹریز رہ چکے اور جو جنرلز رہ چکے, ان کا کہنا کہ 2003 کے بعد کشمیر میں جتنا امن آیا ہے وہ اس سے پہلے موجود نہیں تھا, اور مکمل طور پر امن ہے, مکمل طور پر امن ہے. اس حد تک کہ انہوں نے الیکشنز کروائے, اس حد تک کہ وہاں پر جو ٹورزم ہے دوبارہ ری اسٹیبلش ہوا. یعنی ایک دیکھیے 1999 کے معاملات کو لے کے 2015 میں اگر پالیسی بنائیں گے تو دے ول آلویز بی ایٹ فالٹ. ان کو 2015 کے معاملات کو لے کے, اور میں وہ بھی نہیں کہتا, میں کہتا ہوں 2003 کے بعد لے لیجئے, 2003 کے بعد کے معاملات کو لے کے 2015 کی پالیسی بنائیں تو شاید یہ ٹھیک ہوں گے, شاید یہ ریلیونٹ ہوں گے. ورنہ یہ they are living in a lost time and they need to actually rectify their policy. اور میرا خیال ہے یہ پرانی باتیں ہو چکی ہیں. آج کی دنیا بہت اویئر ہے, وہ جانتی ہے کہ انڈیا کیا کر رہا ہے, اور میرا خیال ہے کہ انڈیا کو بھی اب جانا چاہیے. چوہی صاحب, جسوال صاحب, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. واقعہ ہوا, پاکستان کی طرف سے مذمت کی گئی ہے اور روایت دہرائی گئی ہے بھارت کی طرف سے کہ بغیر تحقیقات کے الزام پاکستان پر لگائے گئے ہیں. ایک بریک شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد مزید سٹوریز کے ساتھ دوسرے کے بعد. میں آپ کو یہ صاف لفظوں میں کہنا چاہوں گا کہ جو عوام ہے, پاکستان کے لوگ ہمارے یہاں آتے ہیں, بڑی اچھی اپنے ماحول میں ملتے ہیں. ہمارے لوگ وہاں جاتے ہیں, خواہ وہ کرکٹ کا میچ دیکھنے جاتے ہیں, وہاں پہ کئی لوگ میں نے سنا ہے جب چائے پینے کے لیے باہر جا رہے کہتے ہیں آج آپ ہندوستان سے ہیں, آپ سے ہم پیسے بھی نہیں لیں گے. جو نارمل عوام ہے وہ
उनके ताल्लुकात अच्छे हैं और जो पढ़े लिखे हैं वो सब चाहते हैं कि अच्छे ताल्लुकात हों, लेकिन कुछ एक कार्रवाइयां ऐसी हो जाती हैं जिसके कारण ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। ये लेटेस्ट उफा का जो है, वहां पे बड़ा अच्छा स्टार्ट था, ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि ये जो डिप्लोमेटिक तार है ये दोबारा प्लग इन हो जाए और दोबारा कनेक्शन इसमें शुरू हो जाए। लेकिन जैसे ही आपके जो वहां पे मिनिस्टर गए आपके वापस, उन्होंने जो बयानात दिए दे वर टोटली कॉन्ट्ररी टू द स्पिरिट जिसके तहत जो वहां पे बातचीत हुई थी। तो क्या हुआ, वो ट्रस्ट डेफिसिट हो गया। अगर ये बिल्कुल अधरविंद है यहाँ का जो तासुर है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये कहा गया था कि जी कश्मीर को लेकर हर बात की जाएगी, कश्मीर को एक तरफ रखा नहीं जाएगा। मिनिस्टर साहब की तरफ से ये बयान दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तान में तासुर यह है कि जैसे ही ओफा का वाकया हुआ, जो ना सिर्फ कंट्रोल लाइन पर बल्कि जो पाकिस्तान की वर्किंग बाउंड्री है उसकी भी खिलाफ वर्जी भारतीय फौज की तरफ से शुरू कर दी गई थी, जिसकी वजह से भी बहुत ज्यादा तनाज़ात हो गए थे। जो इंप्रेशन है वो बिल्कुल अलग है उस तरफ और इस तरफ। नहीं, आप देखिए कश्मीर के मसले के बारे में कोई भी जो है बात हुई नहीं थी बिल्कुल भी वहां पर, और उसको जाते ही वहां पे कहना कि कश्मीर के बगैर कोई बातचीत नहीं होगी, आपने फुल स्टॉप लगा दिया। क्या वो बात दुरुस्त है? जब जिस मसले पे कोई बात ही नहीं हुई है, पैरामीटर्स वर लेड डाउन कि हम जो ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, तो उस वक्त जो है ये कश्मीर के मसले को थोड़ा साइड पे रखना चाहिए था। लेकिन आपने जाते ही वहां पे जो है सारा का सारा जो बोल दिया। ठीक है, आपकी फिलॉसफी है, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जितना भी वहां पे गर्म जोशी के साथ हाथ मिलाया गया वो ठंडा पड़ गया। पर सब मगर आप समझते हैं कि ये भी आता है कि भारत बलोचिस्तान के अंदर किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ अमल पैरा है। फिर तो ये भी आता है कि जो अफगानिस्तान के अंदर ग्रुप्स हैं और वो किस तरीके से फाटा में इस्तेमाल हो रहे हैं पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ। और फिर आपने 2-3 मिसालें दी जिस तरीके से कि पाकिस्तान की कुछ जमातों को या कुछ ग्रुप्स को भारत की तरफ से फंडिंग की जाती है, जिसके ऊपर के इंग्लैंड के अंदर इसके ऊपर स्टेटमेंट्स हैं और डिपोजिशंस हैं जो कि अवेलेबल हैं। अच्छा, मुझे क्यों लगता है कि बदकिस्मती से देखिए भारत ये भूल जाता है कि उनके यहाँ कम से कम 33 रिकॉर्डेड ऐसी तहरीकें, ऐसी इंसर्जेंसीज हैं जो एक वक्त चल रही हैं। यानी ये खुद जनरल साहब जानते हैं, ही नोज इट वेरी वेल, ये वहां के रहने वाले हैं, ही इज फ्रॉम द मिलिट्री, ही नोज के स्टार्टिंग फ्रॉम द वेस्ट टू पूरा ईस्ट और साउथ की तरफ जाते हुए कम से कम 250 के करीब जिले ऐसे हैं जो कि इस वक्त इंसर्जेंसी के अंदर है। खालिस्तान को अगर इन्होंने, देखिए मोदी साहब की पॉलिसीज बदकिस्मती से ऐसी रही हैं जहां पर इनकी माइनॉरिटीज इनसे एलियनेट हुई हैं, माइनॉरिटीज बहुत तंग हुई हैं। कश्मीर के अंदर देख लीजिए, सिखों के अंदर देख लीजिए, क्रिश्चियंस के अंदर मामलात हुए, और इसकी वजह से वहां पर एक इस किस्म का एक जज्बा आना। बहरहाल ये उनके अपने मसाइल हैं और हम ये देखते हैं कि जब भी इस किस्म का वाकया किया जाता है तो उसका कोई ना कोई रिएक्शन आता है, लेकिन उसको पाकिस्तान को मलाइन करने के लिए इस्तेमाल करना बदकिस्मती से एक ऐसा नेगेटिव अमल है। और फिर उसके लिए बेशुमार मिसालें दी जाती हैं कि जी ये हुआ जब बस गई और ये हुआ। भाई वो हो चुका, सियाचिन हो चुका। अगर पाकिस्तान एक बड़ा दिल रख के मूव करने के लिए तैयार है तो आप भी थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाइए, सब्र कर लीजिए, देख लीजिए उसको इन्वेस्टिगेशन। हम मुंबई का मिसाल दी जाती है, मुंबई का वाकया ऐसा था जहां पर पाकिस्तान और भारत को मिलकर उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। आपके यहां सारा एविडेंस है, मुकदमा आप चाहते हैं कि पाकिस्तान चलाए। भाई जब आपके पास सब एविडेंस आपकी तरफ है, आपको जो आदमी को हैंग कर दिया आपने, जिन लोगों की आपने एविडेंसेस लिए उनको पाकिस्तानी डिफेंस लॉयर्स को क्रॉस एग्जामिन करने की इजाजत नहीं है, तो किस तरीके से कौन सा कोर्ट है दुनिया का जो कि उस किस्म की एविडेंस को एक्सेप्ट करेगा जो कि क्रॉस एग्जामिन नहीं होती? ये बेसिक असूल हैं जो वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन क्योंकि नियतों में खराबी है और नहीं आगे मूव करना चाहते तो इसलिए भारत आगे मूव नहीं करेगा। वो बहाने ढूंढेगा आपके ऊपर इल्जाम लगाने के और ये कहने के कि पाकिस्तान की तरफ से ये खराबी की जाती है। पाकिस्तान बढ़ना चाहता है, छोटा मुल्क होते हुए भी आपके साथ बढ़ना चाहता है, लेकिन खुदारा कुछ आप भी थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाइए। जैसा साहब, आप इंडियन मिलिट्री के, आर्मी के बड़े हाई रैंक ऑफिसर रहे हैं, शहजाद चौधरी साहब, वहां से पाकिस्तान के सॉइल से लोग यहाँ पर आते हैं, हमारे यहाँ पे टेररिस्ट आते हैं और उन्होंने किया, तो ये जो एक्सट्रापोलेशन उस चीज के कारण किया है। जहां तक ताल्लुकात ये उफा के बाद में था, वहां पे एक बड़े अच्छे माहौल में बात की गई थी, जहां पे एक इशू बेस्ड मीटिंग नहीं थी।
वो मीटिंग जो थी एक डिप्लोमेटिक कर्टसी के तौर के ऊपर, और वहां से स्टार्ट पॉइंट हुआ था कि हमारे एनएसए आपके उनसे मिलेंगे, आपके जो हमारे डीजी बीएसएफ है आपके रेंजर्स के डीजी से मिलेंगे। लेकिन जब सजाद साहब वापस गए, उन्होंने जो बयानात वहां पे किए वो टोटली अलग थे जिस स्पिरिट में जो उफा में बात हुई थी। इस कारण ये थोड़े से जो रिलेशनशिप्स हैं वो सार हो जाते हैं। अच्छा सर, आपने कहा जैसे कि शुरुआत कर रहे हैं माजी के वाकयात की वजह से, आपने कहा जो एक्स्ट्रा पोलिटिशियंस हैं, माजद के साथ पाकिस्तान की भी कुछ इस हवाले से शिकायत रही हैं। जो मिस्र में शर्म शेख में मुलाकात हुई थी मनमोहन साहब की और गिलानी साहब की, उसमें बलूचिस्तान के हवाले से सबूत दिए गए थे। फिर मनमोहन सिंह साहब पर बड़ी तनकीद भी हुई थी जब वो भारत वापस गए। इसके अलावा आपने अगर हालिया तौर पर देखा हो कि स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ से लंदन में बाकायदा तौर पर यह बयान सामने आया कि हमने एक विटनेस के साथ ये मालूमात शेयर की हैं कि ये बताया गया है कि पाकिस्तान में जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है जिसके खिलाफ या यहाँ पर जो एक ऑपरेशन भी जारी है, जो एहतजाज भी करते रहते हैं, उनकी फंडिंग वहाँ रॉ की तरफ से हुई है। मगर इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर क्रिकेट की वो कैंसिल कर देना या इस किस्म के मामलात या ताल्लुकात ख़राब करना इंडिया की तरफ से हो रहा है। हालांकि अभी तहकीकात भी नहीं आई। मैंने अभी 3 मिसालें बताई हैं। समझौता एक्सप्रेस का वाकया हो, मलीगांव बॉम्बिंग का वाकया हो, हैदराबाद की मक्का मस्जिद का वाकया हो, इन सब के भी फौरन बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा था, बाद में आरएसएस साबित हुई या फिर कोई और तंजीम साबित हुई। तो हिस्ट्री से ये नहीं सबक सीखना चाहिए कि फौरन इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, तहकीकात का इंतजार करना चाहिए? आपकी राय जो है बिल्कुल आपकी राय है और हो सकता है दुरुस्त है। लेकिन मैं जब एक्स्ट्रापोलेशंस की बात कर रहा हूं, जब एक तरफ जो है हम जो है अपना बस वहां पे जाके डिप्लोमेसी कर रहे हैं और दूसरी तरफ द गैंग ऑफ 4 वो आके हमारे यहाँ पे कर रहे हैं, ये इसके कारण एक बहुत बड़ी चीज जो आ गई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, हमारी तरफ से जो ट्रस्ट डेफिसिट है। आप समझते हैं कि जो वजीर हैं वो उनके जो बयानात हैं, एक तो एक हिस्टोरिक पोजीशन है पाकिस्तान की कश्मीर के हवाले से, उसके बाद तो अगर वज़रा के बयान की वजह से आप समझते हैं और वो भी जो डोमेस्टिक मीडिया को बयानात दिए गए हों उसकी वजह से अगर आप समझते हैं मामला ठंडा पड़ गया, तो भारत में तो वजीर की तरफ से यह भी कहा गया कि हम टेररिज्म का जवाब टेररिज्म से देंगे। भारतीय वजीरों की तरफ से ही नहीं बल्कि वजीर आजम मोदी साहब की तरफ से बहुत ही सख्त बयानात दिए गए हैं। अभी जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो रहे थे उनमें भी वजीर आजम नवाज शरीफ ने, आपके इल्म में होगा कि जब से वो वजीर आजम बने हैं 27 माह में कोई एक बयान ऐसा नहीं है जो उनकी तरफ से इस नोयत का दिया गया हो जो ताल्लुकात खराब करता हो या उनके इलेक्शन से पहले विजन के खिलाफ हो। मोदी साहब तो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए डोमेस्टिक इलेक्शंस में बहुत ज्यादा सख्त बयान दे चुके हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये तो खैर गलत है कि हम टेररिज्म का जवाब टेररिज्म से देंगे, ये आई एम 200% श्योर, ये कभी नहीं हमने कहा। उसका जवाब हम सख्ती से देंगे। ये तो बड़ा मशहूर जुमला है। मैं उम्मीद करता हूं अगर प्रोड्यूसर साहब के पास वो वीडियो में आपको वो सुना देता हूं कि टेररिज्म का जवाब टेररिज्म, वो बड़ा मशहूर जुमला है। मगर अगर मेरे साथ रहिएगा रिजवान साहब, मेरे साथ एवीएम शहजाद चौधरी साहब भी मौजूद है, अगर उनका भी मैं मौक़िफ़ आपके साथ साथ मालूम कर लूं। शहजाद चौधरी साहब, पाक इंडिया के उसमें बात हो रही है, आज भारत में वाकया हुआ, इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त किस्म की मजम्मत की गई है कि दहशतगर्दी के ऐसे वाकयात नहीं होनी चाहिए और हम मजम्मत करते हैं। मगर जाहिर है जसवाल साहब भी कह रहे हैं कि जो हिस्ट्री है उसकी वजह से इस किस्म की बातें होती हैं कि पाकिस्तान पर ये शकूक व शुबहात जाते हैं। आप समझते हैं कि माजी के कुछ वाकयात मैंने कोट किए, अगर आप देख रहे थे कि उसकी रोशनी में नताइज जाने का इंतजार किया जाना चाहिए, ना कि डायरेक्ट इस किस्म की तनकीद हो जिससे ताल्लुकात बेहतर नहीं हो पाएंगे? देखिए, एक तो यह है कि भारत के अंदर जब भी बदकिस्मती से इस किस्म का कोई वाकया होता है तो उसके फौरन बाद इमीडिएटली वो लोग पाकिस्तान पर इल्जाम धर देते हैं, जब तक कि अभी उनका वो ऑपरेशन भी कंप्लीट नहीं हुआ होता और उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई होती। ये जसवाल साहब जैसे लोग और इस किस्म के लोग जो कि हायर पोजीशंस पे रहे हैं, उनको पता है कि बगैर इन्वेस्टिगेशन के कभी कोई बात नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो गलत साबित हो जाए। जिस तरीके से कि कोस्ट गार्ड का इनका एक बहुत बड़ा मामला था जिसके अंदर इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक कश्ती के ऊपर इल्जाम लगाया और फिर डीजी कोस्ट गार्ड को सैक करना पड़ा क्योंकि उसने झूठ बोला था और वो गलत स्टोरी थी जिसके ऊपर 2-3 खबरें चलती रही। इसी तरीके से जब हम अगर तारीख के पैराए में हर चीज को देखना चाहते हैं तो फिर तो 1971 भी आता है, फिर तो सियाचिन भी आता है, फिर तो पाकिस्तान एयरफोर्स के बड़े हाई रैंक ऑफिसर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें पता है कि ऐसी बातें बगैर तहकीकात के नहीं होती, इसलिए जरा तारीख से सबक सीखते हुए इस तरीके से इल्जाम तराशी नहीं होनी चाहिए। गुड इवनिंग मार्शल, हाउ आर यू?
जी बहुत मेहरबानी जी, वेरी वेल, आई एम वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, नहीं, आई टोटली एग्री कि हर चीज की तहकीकात के बाद में ही जो है इन्फ्रेंसेस ड्रॉ किए जाते हैं, लेकिन कई एक चीजें ऐसे हैं जो डॉट्स ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो रहे हैं और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से मैं डॉट्स को कनेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि मेरे आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड, मेरे खुद इंटेरोगेशंस मेरे सामने पुटअप होती थी, मैं पढ़ता था उनको। पूरी चीजों की एविडेंस है कि वहां से टेररिस्ट बेसिस से कहां पर है कहां नहीं है। हमारे पास साफ वो लोग नजर आते थे पिकेट से कि आज यहाँ पे जो है इतने लोग इसमें आए हैं। अब उसको अगर पाकिस्तान डिनाई करता है कि नहीं, ये नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज अ रॉन्ग थिंग। तो फिर क्या हो जाता है कि हम सोचते हैं कि भाई पाकिस्तान का ये एक एजेंडा है, नेशनल एजेंडा। पार्डन मी, दिस आई एम एक्सप्रेसिंग माय व्यू, कि पाकिस्तान का नेशनल एजेंडा है टू ब्लीड इंडिया। आप देखिए 78 में जब ज़ियाउल हक साहब ने जो वहां पे इस पे बयान दिया था, ऑप्टोपैक, हु इज एन इनका प्रिंस, जो फेजेस उन्होंने दिए थे वो पूरा पता है। अभी आपके मुशर्रफ साहब ने जो कारगिल में किया वो सबको पूरा पता है। द गैंग ऑफ 4 आपको पूरा किस्सा पता है। अशफाक हुसैन ने अपनी किताब में लिखा है, जनरल अजीज ने अपनी किताब में लिखा है, ब्रिगेडियर मसूद आलम, उन्होंने जो है वो वहां पर जो 80 ब्रिगेड कमांडर थे, ये सब ने जो बताया है। मेरा कहने का ये मतलब ये है, देखिए, ब्लेम गेम कैन कंटिन्यू एंड विल कंटिन्यू इफ द मैच्योर सोसाइटी, हम जो है इस चीज को, मसले को हल करने की कोशिश ना करें। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो छोटी छोटी कार्रवाइयां हो रही हैं, जितना भी काम हुआ होता है उससे खराब हो जाता है। जैसा साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। शहजाद साहब, फाइनल कमेंट अगर आप देना चाहें।